हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो कक्षा 12वीं हिंदी का जाति प्रथा और श्रम विभाजन है। उसके मुख्य क्वेश्चन जो कि आपके अधिकतर बोर्ड में आए हुए हैं और आ सकते हैं, इस वीडियो में अंत तक आप उसे देख सकते हैं और इन्हीं में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। बीच बीच में बताते रहिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं जो कि अभी आपके प्री बोर्ड में भी आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं मानते, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के तर्क उल्लेख कीजिए। ये आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों का आंसर यही होगा। आंसर कुछ इस प्रकार से है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे यह तर्क है कि जाति प्रथा से श्रम विभाजन नहीं, श्रमिक विभाजन होता है। व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के अनुसार नहीं, जाति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। गर्भावस्था के समय से ही उसका कार्य निश्चित कर दिया जाता है, उसको कार्य निश्चित रहता है। उसे निर्धारित क्षेत्र में रुचि न होने के कारण इंसान टालू कार्य करता है। इससे देश निर्माण में हानि होती है और इस परिवर्तनशील जगत में अगर किसी का कार्य बंद हो जाए तो उसे दूसरा कार्य करने की इजाज़त नहीं होती। जाति प्रथा इसलिए भुखमरी और बेरोजगारी का भी प्रमुख कारण है। जाति निर्धारण करना मनुष्य के खुद के वश में नहीं है, इसीलिए इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य को उसकी प्रतिभा और कार्यकुशलता जो उसके वश में है के आधार पर कार्य करने का हक होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो लेखक के मतानुसार या लेखक के मत में दास्ता की व्यापक परिभाषा इस प्रकार है कि दास्ता शब्द का अर्थ है गुलामी के अर्थ में लिया जा सकता है। दास्ता में जकड़ कर रखना होगा क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिनसे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने का पर भी पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार दास्ता की व्याख्या कीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दास्ता वह स्थिति है जब कुछ व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसे दूसरे शब्दों में पराधीनता भी कह सकते हैं। व्यक्ति जब अपनी इच्छा से कुछ न करके दूसरे की इच्छा के अधीन रहता है तो उसे दास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों माना है? तो आंसर है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप माना है क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करती है। जो ऐसे विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, साथ ही वह श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी बनाती है या बताती है। जाति प्रथा का सिद्धांत इसीलिए भी दूषित है क्योंकि इसमें मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्वर के अनुसार या जन्म से ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर बताइए। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि श्रम विभाजन श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक रूप से विभाजित करता है या विभाजन करता है, जबकि जाति प्रथा श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन करने के साथ साथ उनमें एक दूसरे की तुलना में ऊंच नीच भी
करार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे अंबेडकर जी के क्या तर्क हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। पॉइंट वाइज है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। इन पॉइंटों को अगर आप याद कर लोगे तो ये आपके आने वाले क्वेश्चन कोई भी हो उसमें बहुत लाभप्रद होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, इसके पॉइंट्स चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। दूसरा पॉइंट है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी श्रम विभाजन ठीक है, लेकिन जो मनुष्य चाहता है या जो व्यक्ति चाहता है उसी के अनुसार ही उसके श्रम का विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के अनुसार। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को दूसरों की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अगर फोर्थ पॉइंट लिखा जाए तो यह है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह सामाजिक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब इसमें अति लघुत्तरी यानी एक वन वर्ड आंसर है, लेकिन आपके लिए उपयोगी होगा। आपके परीक्षा में तो नहीं है इस समय, लेकिन उपयोगी होगा। जैसे भारत में किसी चीज़ की छूट नहीं मिलती है, अपनी मर्जी से व्यवसाय चुनने की छूट भारत में नहीं मिलती है। तो ये उस समय की बात है जब अंबेडकर जी इस बात को बोल रहे थे। तो जाति प्रथा में दोषपूर्ण होने का मनुष्य के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जाति प्रथा के दोषपूर्ण होने पर मनुष्य आजीवन एक ही व्यवसाय में बंधा रहता है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा है। अबाध संपर्क से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो अबाध संपर्क से अभिप्राय बंधन रूढ़िबद्धता की बाधा के बिना होने वाले संपर्क से है। लेखक के अनुसार कौन सा विभाजन स्वाभाविक नहीं है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानना लेखक के अनुसार स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अब आते हैं पॉइंट दूसरा दे रखा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन के अगर उसके अनुसार हम देखें तो 3 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। तो डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। ये ध्यान रखना, वो स्वतंत्रता चाहते थे, समता चाहते थे और भ्रातृत्वता चाहते थे, यानी भाईचारे की पर आधारित होना चाहते थे कि भाईचारे की भावना उसमें होनी चाहिए। इसके अनुसार ऐसे समाज में सभी के लिए एक जैसे मापदंड तथा उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने की उपलब्धता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध होना चाहिए। उसके आदर्श समाज में जातीय भेदभाव का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये अंबेडकर की अपनी सोच थी। इस समाज में करनी पर बल दिया गया है, कथनी पर नहीं। तो वो कह रहे हैं करनी पर बल होना चाहिए, कथनी पर नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृत्व का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए ये तीनों पॉइंट आ सकते हैं आपके कि भ्रातृत्व का, स्वतंत्रता का और समता, इन तीनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भ्रातृत्व का दे रखा है, तो इसको देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना में आदर्श समाज के आधारभूत बातें संक्षेप में लिखिए। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो चलिए, तो लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और वह भ्रातृत्वता पर आधारित था। लेखक के आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ सभी को मिलेगा। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबकी सहभागिता होगी। समाज के हित के लिए सभी सहज होंगे।
सामाजिक जीवन में सबके लिए अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर मिलेंगे। समाज में भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण के समान होगा। हर कोई अपने साथियों के प्रति प्रेम व सम्मान की भावना रखेगा। ये उनके विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने शाब्दिक अर्थों में संभव होते हुए भी समता के नियामक सिद्धांत मानने पर बल क्यों दिया है? तो समता अर्थात मानव मात्र के लिए समान व्यवहार, सभी मनुष्य बराबरी के अवसर और मनुष्य के पूर्ण गुणों एवं क्षमताओं के अंतर के बावजूद किसी भी समाज को कमजोर के साथ असमान वार्ताव की अनुमति नहीं है। तो इसकी व्याख्या जो 3 पॉइंट से रखे हैं वो इसके कीवर्ड हैं। व्याख्या में हम इसको कैसे करेंगे? व्याख्या हल अगर देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना में आदर्श समाज में समता और भाईचारे का महत्व था। उनके अनुसार ऐसे समाज में सभी के लिए एक जैसे मापदंड तथा उनकी रुचि के अनुसार कार्य की उपलब्धता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध होने चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने शाब्दिक अर्थों में असंभव होते हुए भी समता को नियमित या नियामक सिद्धांत मानने पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की 3 विशेषताएं बताओ। तो उनकी 3 ही विशेषता थी, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि वो चाहते थे स्वतंत्र हो, समता हो और भ्रातृत्व हो, यानी भाईचारा हो। तो डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे पर आधारित हो। इनके अनुसार ऐसे समाज में सभी के लिए एक जैसे मापदंड हो, यानी एक जैसी ही सोच हो, एक जैसे ही चीज़ें रखी जाएं, सबके लिए चुनाव के अवसर हो तथा उनके रुचि के अनुसार कार्य की उपलब्धता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध होना चाहिए। उनके आदर्श समाज में जातीय भेदभाव का तो नाम निशान ही नहीं होना चाहिए। इस समाज में करनी पर बल दिया जाना चाहिए, कथनी पर नहीं। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचार की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए, यानी आपको अपने विचार प्रकट करने हो सकता है दोनों कंबाइंड करके दे दें कि आप इस बारे आपके क्या विचार हैं इस बारे में जो अंबेडकर जी चाहते थे। तो आप लिख सकते हैं कि लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता व समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। लेखक के आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ सभी को मिलेगा। ऐसे समाज की में बहुविधि हितों में सबकी सहभागिता होगी। समाज के हित के लिए सभी सजग होंगे और सामाजिक जीवन में सबके लिए अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर मिलेंगे। समाज में भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण के समान होगा। हर कोई अपनी साथियों के प्रति प्रेम व सम्मान की भावना रखेगा। अब कुछ क्वेश्चन शॉर्ट हो सकते हैं, जैसे जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी व्यक्ति के प्रशिक्षण अथवा उसकी क्षमता पर विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार जन्म से ही पूर्व ही उनका पेशा निर्धारित करना जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है या आपके लॉन्ग क्वेश्चन को कंबाइन करने में काम आते हैं। तो देख कितने अच्छा डेफिनेशंस में दे रखी है। इसके बाद दे रखा है हिंदू धर्म में व्यवसाय के संबंध में क्या मान्यता है। तो हिंदू धर्म में मनुष्य को ऐसे व्यवसाय चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक व्यवसाय ना हो, भले ही वह व्यक्ति उस कार्य में पारंगत क्यों ना हो। जाति प्रथा में कौन से गंभीर दोष पाए जाते हैं? तो जाति प्रथा में मनुष्य श्रम विभाजन की स्वेच्छा पर आधारित नहीं होता। उसमें मनुष्य के व्यक्तिगत भावना या रुचि को महत्व नहीं दिया जाता। अच्छा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पाठ से रिलेटेड है, इसलिए आप किसी और से कनेक्ट मत करना इस चीज़ को, ठीक है। तो आगे दे रखा है लेखक के अनुसार आधुनिक समाज के सामने कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो लेखक के अनुसार आधुनिक समाज में
के सामने अनेक बड़ी समस्याएं यह है कि वह बहुत से लोग अपने निर्धारित काम को अरुचि के साथ व्यवस्थापूर्वक करते हैं। यह प्रवृत्ति चालू मनुष्य को काम करने का कार्य को न करने के लिए प्रेरित करती है। अब मनुष्य की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मनुष्य की क्षमता, कार्य क्षमता जो कर सकता है उसको है रंग, रूप, बनावट, कद काठी, सामाजिक उत्तराधिकार और उसके प्रयास तथा उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिज्ञ को व्यवहार में किस व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता बताई है? तो समाज के सभी वर्ग मनुष्य के साथ समान व्यवहार। तो डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में समाज के सभी वर्ग व मनुष्य के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता बताई है। नेक्स्ट है, किस दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता? मानवता की दृष्टिकोण से समाज को दो वर्ग व या श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। किसे उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाता है? पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाता है। इस तरह से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं से आपके लॉन्ग क्वेश्चन में रिलेट करेंगे। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं किस जनसंचार की सोच रहे हैं, जनसंचार की लेकर आते हैं। उसके बाद आगे आने वाली जितनी वीडियो हैं वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड और हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और बोर्ड की परीक्षा जहाँ तक है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं। हर चैप्टर की वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप जाकर उसको देखकर उनके क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।